अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैथ विद HOA में आपका इंस्ट्रक्टर हाफिज उसामा। अच्छा बेटा, आज जो है वो एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो है वो ओ लेवल की मैथ्स के अंदर आपके पास जो ये ओ लेवल की मैथ्स है, तो ये जिसका बेटा कोर्स कोड 4024 है, इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ना क्या है, हमने क्या क्या टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। मेन पॉइंट सबसे पहले, कितना लंबा ये कोर्स होगा, इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो इसी ओवरव्यू के ऊपर है कि कंटेंट ओवरव्यू, कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो ओ लेवल के अंदर स्टडी करना है। क्योंकि मेन सवाल यही है कि जब भी हम जो है वो ओ लेवल की मैथ्स का पेपर अपियर करने जाएंगे या जाते हैं, तो उससे पहले हमने उसके पूरे कोर्स की एक प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है वो अच्छे ग्रेड्स हम हासिल कर सकें। हम भी यही चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि जो है वो हमारे अच्छे से अच्छे ग्रेड्स आए, ए स्टार आए, ए आए। तो उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने जो है वो ओ लेवल की मैथ्स के अंदर, जिसका कोर्स कोड 4024 है, हमने कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर स्टडी करने हैं, और फिर उनके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो ये जो बेटा आपके पास एक डिटेल वीडियो लेक्चर जो है, जिसमें आपको कंप्लीट ये गाइड किया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बेटा आप जो है वो इसके अंदर पढ़ने वाले हो, और उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से आपने पढ़ने हैं। फिर इसके बाद एक छोटा सा पेपर का पैटर्न भी देख लेंगे कि कितने पेपर्स होते हैं, कौन सा पेपर कैलकुलेटर के विदाउट है, कौन सा कैलकुलेटर के विद आपने जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है। सही है, तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ओवरव्यू करते हैं। अच्छा बेटा, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो बेटा टोटल जो अगर हम बात करें कि हमने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, बेटा टोटल हमारे पास जो है वो ओ लेवल की मैथ्स के अंदर जो है वो टोटल बेटा 9 टॉपिक्स है, 9 मेन टॉपिक्स है, 9 चैप्टर्स आप कह लो। कंटेंट ओवरव्यू की बात कर रहे हैं हम, कंटेंट को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सही है, तो हमारे पास जो है वो टोटल बेटा कितने बच्चों, कितने टॉपिक्स हैं टोटल? 9 टॉपिक्स है, 9 चैप्टर्स है, 9 यूनिट्स कह लो आप। सबसे पहले बेटा नंबर आ जाता है, नंबर्स। सही है, नंबर को आपने स्टडी करना होगा। फिर उसके बाद बेटा आपके पास जो है वो एलजेब्रा, एलजेब्रा एंड ग्राफ्स है। थर्ड वन आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बेटा इंक्लूड है। इसके बाद जो है वो आपके पास फोर्थ वन इज ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मली जो है वो आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर चीजों को स्टडी करते हो, और उसपे मोस्टली ज्यादातर जो है वो आप कर्व प्लॉट कर रहे होते हो, और मोस्टली ज्यादातर लाइंस बनती है, या कोई स्पेसिफिक कोई और पर्टिकुलर कर्व भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो लाइंस होता है। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर बेटा आपने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करना होता है, जिसमें आपके पास जो है वो ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, पॉलीगॉन्स हो गए, ये सारी चीज होती है। इसके बाद बेटा मेंसुरेशन का एक टॉपिक है, वो भी आपने पढ़ना होगा, वो भी आपने स्टडी करना होगा, समझना होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, मेंसुरेशन है। इसके बाद बच्चों बेटा एक टॉपिक और है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री। नाम से ही जो है वो बच्चा इस टॉपिक को जैसे ही नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा जो है वो घबरा जाता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह इसको जो है वो हम अपने आगे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, वीडियोस के अंदर जो है वो बेटा बहुत इजीली, आसानी के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के बाद, वो है ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वेक्टर्स। सही है, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने जो है वो स्टडी करनी होगी, किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड है, और किस तरीके से वो की जाती है, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट बेटा उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक एक मजेदार टॉपिक है, इससे आपको पता चलता है कि बेटा कोई भी इवेंट अगर अकर हो रहा है तो कितने परसेंट चांसेस है उस इवेंट के अकर होने के, कि वो इवेंट होगा, या कितने परसेंट चांसेस नहीं है, कितने परसेंट चांसेस है कि वो इवेंट अकर ना हो, वो इवेंट ही ना हो, पॉसिबिलिटीज आप देखते हो बेटा इसके अंदर। लास्ट टॉपिक बेटा आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आप डेटा को एनालिसिस करते हो। सही है, डिफरेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स की मदद से। अच्छा बेटा, ये तो आपके पास जो है वो
9 चैप्टर्स हो गए, 9 मेन टॉपिक्स हो गए। अब इन सारे टॉपिक्स के अंदर भी बेटा फर्दर सब टॉपिक्स है, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता उन सारे फर्दर सब टॉपिक्स को भी देखना है कि अगर मैं नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर पढ़ने जाऊंगा, तो मुझे उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर इसी तरह अलजेब्रा को पढ़ा जाएगा या ग्राफ्स पढ़े जाएंगे, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी किए जाएंगे, पढ़े जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेंसुरेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर्स के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर प्रोबेबिलिटी की बात है, फिर स्टैटिस्टिक्स है। तो इन सारों के अंदर हमने जो है वो फर्दर सब टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, क्योंकि ये मेन जो है वो हमारे पूरे ओ लेवल मैथ्स का जो है वो बेसिकली क्या है, खुलासा है। सही है। ओ लेवल मैथ्स का बेटा ये क्या है, 9 के 9 टॉपिक्स पूरे, उसके पूरे मैथ्स के सब्जेक्ट का जो है वो कंटेंट का एक आपके पास ओवरव्यू है। अब इन सारे टॉपिक्स के अंदर, सारे सब टॉप चैप्टर्स के अंदर या यूनिट्स के अंदर फर्दर टॉपिक्स है, जिसको आप सब टॉपिक्स कह सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो नंबर 1 टॉपिक है, फर्स्ट नंबर पे बेटा, वो है नंबर। सही है। हमने सबसे पहले नंबर को स्टडी करना है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है वो हमने पढ़ने हैं। अब कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो हमने नंबर्स के अंदर पढ़ने हैं। अच्छा बच्चों, तो नंबर के अंदर बेटा सबसे पहले हमने पढ़ना है एक टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स को स्टडी करेंगे, कौन कौन से टाइप्स के आपके पास जो है वो नंबर्स मौजूद होते हैं। आपके पास जो बेटा नेचुरल नंबर होता है, आपके पास जो है वो इंटीजर्स होता है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, आपके पास रैशनल है, इररेशनल है। ये सारे क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, वो सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो ये इसके अलावा आपके पास स्क्वायर नंबर्स क्या है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़नी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये भी आपने सब कुछ इसमें स्टडी करना है बेटा। इसके बाद जो है वो आपके पास आती है सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। तो ये सेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सही है, सेट्स का, सेट्स के अंदर आप क्या क्या स्टडी करोगे, वो सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सेट्स की जो है वो नोटेशंस क्या होती है, डिफरेंट टाइप की नोटेशंस है वो क्या होती है। वेन डायग्राम्स कैसे बनता है, वेन डायग्राम्स आपके पास कैसे बनता है, सेट्स के बिटवीन ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कॉम्प्लीमेंट का, डिफरेंस का। तो ये सारे जो है वो आपने स्टडी करने हैं सेट्स के अंदर। और फिर वेन डायग्राम्स की मदद से जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, वेन डायग्राम्स होता है। तो फिर आप वेन डायग्राम्स बना के कैसे जो है वो सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हो, ये आपने इधर सीखना है। इसके बाद बेटा आपके पास पावर्स और रूट्स है। पावर्स बेटा, अगर पावर्स की बात करें तो आपके पास क्या है, पावर्स में क्या आ जाएगा, स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे, क्यूब नंबर्स आ जाएंगे, और उससे ऊपर और उससे बड़ी नंबर पावर वाले नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह रूट्स की अगर बात करें, स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, उससे बड़े वाले नंबर्स का क्यूब रूट्स आ जाएंगे, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन। सही है। फिर इसके बाद जो है वो आपने इसी में ही पढ़ना है, नंबर्स के अंदर ही फ्रैक्शंस पढ़ने हैं। देखो बेटा, जो ये नंबर का जो आपके पास यूनिट है, सब टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है। उसका रीजन ये है कि ये बड़ा क्यों है, क्योंकि ये बेस कर रहा है पूरी ओ लेवल मैथ्स की ना, बेस है ये बेसिकली। इसलिए इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा सब टॉपिक्स होंगे। और अगर आपने अच्छे तरीके से उन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए, पास पेपर्स के, ईयरली पास पेपर्स के, ट्रॉपिकल पास पेपर्स के, और भी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको जो है वो आगे फर्दर इसके मैथ्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कोई मसला होने वाला नहीं होगा। फिर इसके बाद फ्रैक्शंस के बाद हमने डेसिमल्स को पढ़ना है, डेसिमल्स को स्टडी करेंगे हम। सही है। फिर उसके बाद जो है वो हम बेटा पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास परसेंटेजेस आ जाएगा। डेसिमल्स के बाद बेटा परसेंटेजेस, परसेंटेजेस के अंदर जो है वो हमने परसेंटेज पढ़ना है। सही है। परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का टॉपिक भी स्टडी करना है। रिकरिंग डेसिमल्स भी बेटा जो है वो हम डेसिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। सही है। और परसेंटेजेस के अंदर बेटा आपके पास जो है वो क्या है, इंटरेस्ट के टॉपिक्स भी आ जाएंगे आपके पास, जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, हायर परचेज भी आ जाएगा आपके पास, प्रॉफिट भी आ जाएगा, लॉस भी आ जाएगा, ये सब परसेंटेजेस के अंदर आ जाएगा आपके पास, डिस्काउंट भी आ जाएगा। सही है। तो परसेंटेजेस में इतने सारे टॉपिक्स आपने स्टडी करने होंगे। अगर डेसिमल्स की बात करें तो डेसिमल्स के अंदर बेटा आपने रिकरिंग डेसिमल्स भी पढ़ना होगा कि व्हाट इज रिकरिंग डेसिमल, आपके पास रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। और अगर कि कोई भी मैं आपको फ्रैक्शन दूं और आपको उसको मैं बोलूं बेटा ये रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या इस फ्रैक्शन को आप, या फिर इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने चीजें इधर सारी पढ़नी होगी। इसके बाद बेटा ऑर्डरिंग आ जाता है। ऑर्डर आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके से दो नंबर्स को पता चले कि कौन सा इसमें से बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसका ऑर्डरिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें पढ़नी है। फिर आपके पास बेटा इसमें है अर्थमेटिक
अर्थमेटिक के अंदर बेटा आपके पास जो है वो बॉडमास रूल आ जाता है। बॉडमास कह लो आप उसको, बिडमास कह लो, पैमडास कह लो, एक ही बात होती है, तीनों के मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं। बॉडमास रूल की मदद से आपने पहले प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या आप एक्सपोनेंट्स को पहले करना है, सिंप्लीफाई करना है, या फिर ब्रैकेट्स को करना है। ये आपको बताता है बॉडमास या बिडमास या पैमडास रूल। इन तीनों तीनों का एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब है, डिफरेंट नेम्स है, सही है। और बेसिकली इसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। फिर इसके बाद बेटा आपने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो आपके पास है इंडाइसेस। इंडाइसेस के टॉपिक को पढ़ना होगा बेटा। इंडाइसेस आप जो है वो नंबर्स के अंदर भी पढ़ते हो और फिर इसको अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ते हो, सही है। क्योंकि आपके पास जो है वो बेटा इंडाइसेस में जो है वो आगे जाके अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं, अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो अल्फाबेट जब भी इंट्रोड्यूस होंगे तो आपके पास जो है नॉर्मल मैथ्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अलजेब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर इंडाइसेस के अंदर भी जो है वो अगर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, A B C X Y Z, कोई भी अल्फाबेट आ रहा है नंबर्स के साथ साथ, तो फिर वो इंडाइसेस आपकी अलजेब्रा के अंदर भी शिफ्ट, अलजेब्रिकल इंडाइसेस आप कह सकते हो उसको, तो वो आपने अलजेब्रा के अंदर भी इंडाइसेस पढ़ना है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो पढ़ना है बेटा आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी आपके पास जो है वो नंबर है और आपके पास वो जो है वो क्या कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको नॉर्मल फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। इसके बाद एस्टिमेशन का टॉपिक है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, आपने उसको एस्टिमेट कैसे करना है, अप्रोक्सीमेट कैसे करोगे, सही है। इसके बाद जो है वो आपने बेटा पढ़ना है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी में अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे किसी भी एक वैल्यू का अपर बाउंड भी निकाल सकते हैं, उसकी लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं, मतलब अपर वैल्यू भी निकाल रहे हैं, अपर लिमिट भी निकाल रहे हैं, लोअर लिमिट भी निकाल रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपने इस लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के अंदर स्टडी करनी है। फिर इसके बाद आपके पास है रेशो एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक है बेटा। रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है आपने, क्या होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, सही है। फिर इसके बाद आपके पास रेट्स आ जाते हैं। रेट्स में आपने जो है वो बेटा स्पीड पढ़ना होता है, आपके पास फोर्स होता है, आपके पास डेंसिटी होती है, सारे रेट्स पढ़ने होते हैं। क्योंकि जब भी आपके पास जो है वो किसी भी चीज के अंदर जो है वो क्या इंक्लूड हो जाए, टाइम, कोई भी चीज आपके पास अगर चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट से, टाइम के गुजरने के साथ, तो बेटा वो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, कोई भी चीज है। तो वो आपने पढ़ना है, रेट्स पढ़ना है, टाइम को भी पढ़ना है, टाइम की कन्वर्जन्स को भी पढ़ना है, सारी चीजें देखनी है आपने। फिर इसके बाद बेटा मनी, मनी को पढ़ना है कि आप जो है वो डिफरेंट, आपके पास ये बात आपको पता है कि दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो सिंगल करेंसी तो है नहीं, डिफरेंट, हर कंट्री की एक अपनी करेंसी है, और इंटरनेशनल करेंसी भी एक डिसाइड हुई हुई है कि डॉलर जो है वो अमेरिकन डॉलर, USD डॉलर जिसको नॉर्मली कहा जाता है, वो आपकी इंटरनेशनल करेंसी है, सही है। तो आपके पास जो है वो इसी तरह दुनिया में हर कंट्री की ने अपनी एक करेंसी बनाई हुई है, तो करेंसी, एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसे को, मनी को, तो वो भी इधर सीखना है। फिर इसके बाद रिसेंटली जो लास्ट ईयर से टॉपिक ऐड हुआ है अपना ओ लेवल्स की मैथ्स के अंदर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, वो भी पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, एंड एक्सपोनेंशियल एंड डी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल डीके क्या होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डीके, तो ये ग्रोथ का मतलब बेटा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंटली बढ़ रहा है, सही है, वो पढ़ना है, कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कब पता चलेगा कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ये एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, डीके का मतलब कब होना, तो ये सारी चीजें आपने स्टडी करनी है। फिर इसके बाद एक और न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था 2025 के पेपर से ऑनवर्ड 2027 तक बेटा, ओ लेवल्स के कोर्स के अंदर, वो है आपके पास सर्ट्स। सर्ट्स का एक टॉपिक पढ़ना है कि आपके पास सर्ट्स होते क्या है, किस तरीके से सर्ट्स को ऐड किया जाएगा, कब किया जाएगा, कब सर्ट ऐड नहीं होगा, इसी तरह सब्ट्रैक्ट कब होगा, कब नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एंड देन रैशनलाइजेशन क्या होती है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो ये जितने भी टॉपिक्स पढ़ने थे बेटा, ये सारे के सारे अगर अभी हम बात करें तो ये आपने यूनिट नंबर 1 चैप्टर 1 टॉपिक 1 के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स पढ़ने हैं नंबर्स के अंदर। तो नंबर्स के अंदर एक अच्छा खासा सब टॉपिक आपके पास जो है वो बच्चों मौजूद है। तो अच्छी खासी स्टडी आपने इस यूनिट के अंदर करनी है, और बहुत तगड़ी स्टडी करनी है, बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टडी करनी है, और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो है वो कहीं मसला नहीं हो, सही है, आगे कहीं मसला ना हो। हाँ चलो, अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि उसके अंदर हमने कौन कौन से सब टॉपिक्स को स्टडी करना है। तो हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एलजेब्रा एंड ग्राफ्स, सही है, एलजेब्रा।
बेटा अलजबरा, अलजबरा में अक्सर बच्चों को होता है यार, मसला होता है कि ये इंट्रोड्यूस नंबर्स तो पहले वैसे ही मुसीबत कम थे, कि अब जो है वो नंबर्स के साथ साथ जो है वो अल्फाबेट्स भी आ गए हैं, एक और मुसीबत बढ़ गई है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो मसला होता है। बट डोंट वरी, कोई मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह जो है वो हम इसको डिटेल में चीजों को सीखेंगे और आसान तरीके से आसान वे में सीखेंगे। अलजबरा एंड ग्राफ बेटा हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके अंदर जो है वो बेटा हमने काफी चीजें पढ़नी है, लेकिन जो है वो नंबर से तो कम ही है। नंबर वन, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने जो पढ़ना है इसके अंदर, वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सही है। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। फिर इसके बाद जो है वो हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पढ़नी है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या होती है, ये सारे इसके अंदर भी फर्दर सब टॉपिक्स है, वो सारे के सारे पढ़ेंगे। जिसमें सब्स्टिट्यूशन आती है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशन आती है, ये सारी चीजें आती है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के अंदर, वो हमने स्टडी करना है। फिर बेटा उसके बाद जो है वो हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पढ़ने हैं। कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होता है क्या है, अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फैक्टोराइज करके कैसे करते हैं, फैक्टोराइज कितने मेथड की फैक्टोराइज होती है, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है इसमें। अच्छा, फिर बेटा मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमने जब इंडाइसिस की बात कर रहे थे कि अलजेब्रा के अंदर भी हम इंडाइसिस पढ़ रहे होंगे, तो ये हो गया बेटा आपके पास इंडाइसिस टू, वो इंडाइसिस वन हो गया, तो ये इंडाइसिस टू हो गया। सही है, इंडाइसिस भी पढ़ने हैं। फिर इसके बाद इक्वेशंस की स्टडी है, इक्वेशंस को पढ़ना है। कौन कौन से टाइप्स की इक्वेशंस को पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहली बात है इक्वेशन होती क्या है वो देखेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं और पूछूं बच्चों बताओ कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर या क्वाड्रेटिक, तो आपको अगर उसका डिफरेंस पता होगा तो आप इजीली बता सकोगे। फिर मजे की बात के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी तीन मेथड्स होते हैं, वो तीनों मेथड्स पढ़े जाएंगे, जिसमें आपके पास एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मेथड होता है। तो ये तीनों मेथड्स भी हमने स्टडी करने हैं इक्वेशंस के अंदर ही। फिर बेटा इसके बाद हमने इनइक्वालिटीज पढ़नी है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्या होती है, सही है। और इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज क्या होती है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। और फिर जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने इनइक्वालिटीज के भी ग्राफ्स को स्टडी करना है, इनइक्वालिटीज के भी ग्राफ्स को पढ़ना है और उसके रीजन ढूंढने हैं, रीजन निकालना होता है। चलो, इनइक्वालिटीज के बाद हमने सीक्वेंसेस पढ़ना है, सीक्वेंसेस एंड पैटर्न। सीक्वेंसेस क्या होती है, सीक्वेंसेस में भी हमारे पास लीनियर सीक्वेंस होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, ये सारी सीक्वेंसेस हमने पढ़नी होगी। और जो है वो हमारे पास जो है वो बेसिकली जो इधर सीक्वेंस होगी, जिसमें आपके पास सीक्वेंस, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि सीक्वेंस क्या होती है। कि आपके पास जो है वो फर्स्ट नंबर के बाद जब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आएंगे तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आ रहे होंगे, एक पर्टिकुलर उनमें पैटर्न चल रहा होगा। वो आपके पास जो हर न्यू नंबर प्रीवियस नंबर के एक पैटर्न को परफॉर्म करते हुए, परफॉर्म पैटर्न को देखते हुए आ रहा होगा, सही है। तो उसमें मोस्टली हमारे पास जो सीक्वेंस है बेटा, उसमें क्या होता है, हर नए नंबर के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब आप दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स को माइनस करोगे, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस, सेकंड माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ, तो इसमें इसमें जो डिफरेंस आएगा उनका माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात डिफरेंस निकलेगा, वो सिमिलर होगा। इस टाइप की भी सीक्वेंसेस हमने पढ़नी है। और फिर इसके साथ हमने पैटर्न्स भी पढ़ने हैं। सही है, पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें पैटर्न्स दिखने वाले हैं, पैटर्न के अंदर कौन कौन से जो है वो फिगर्स यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, सही है। फिर इसके बाद बेटा हम जो है वो ग्राफ्स की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफ्स आ जाएंगे अलजेब्रा के अंदर, ग्राफ्स को हमने प्लॉट करना है। ग्राफ्स प्लॉट करेंगे हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस के, जिसमें हमारे पास जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगा, सही है। ग्राफ्स को हम रीड कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम ग्राफ बना रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले जो है वो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी है हमारे पास, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे। इक्वेशन से पहले ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, दोनों में दो मेथड से, दोनों मेथड से करेंगे, सही है। फिर हम फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे, फिर फंक्शंस भी हमने पढ़ना है। फिर हमने उन फंक्शंस के ग्राफ भी बनाने होंगे, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस भी होगा बेटा हमारे पास, सही है। फिर जो है वो हमारे पास स्केचिंग डिफरेंट
कर्व्स होंगे, हम डिफरेंट कर्व्स बना रहे होंगे डिफरेंट टेक्निक से। अब ये क्या है, अब जो है वो कौन कौन से कर्व बनेंगे, सिर्फ लाइन नहीं बनानी है, लीनियर कर्व नहीं बनाएंगे। लीनियर कर्व जो बनता है बेटा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है। इसके अलावा हमने नॉन लीनियर कर्व भी प्लॉट कर रहे होंगे हम, सही है। उसमें हमारे पास पैराबोला भी आ रहा होगा, उसमें हमारे पास स्क्वायर कर्व भी आएगा, क्यूबिक कर्व भी आएगा, उसमें हमारे पास जो है वो बेटा क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी आ रहा होगा। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है वो कर्व होंगे, हमने उनको स्केच करना होगा। कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम उन सारे लेक्चर्स में टॉपिक्स के अंदर देख रहे होंगे। कर्व्स के बाद जो है वो हमारे पास फंक्शंस हमने ऑलरेडी बोल दिया है, तो बस सही है। तो कर्व्स, तो ये सारे टॉपिक्स बेटा हमारे पास क्या है, हमने कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर में स्टडी करना है, अलजेब्रा और ग्राफ्स के अंदर। इसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज द यूनिट नंबर 3। ये चैप्टर 3 होगा, थर्ड चैप्टर होगा, सही है। थर्ड यूनिट हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़े होंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, सही है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, मतलब हम जो है वो एक्स वाई प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, सही है। कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास जो है वो, अगर कोऑर्डिनेट्स में दो वेरिएबल्स है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, एक्स एक वेरिएबल है, दूसरा वाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स कहाँ पे नेगेटिव है, ये सारी चीजें पढ़नी है। वाई कहाँ पे पॉजिटिव है, वाई कहाँ पे नेगेटिव है, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ये सारे चीजें हम कोऑर्डिनेट्स जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग, तो उस वक्त हम सारी चीजों को देख रहे होंगे। फिर इसमें हम लीनियर ग्राफ्स बना रहे होंगे। फिर इसमें इसके बाद जो है हमने ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी लाइन है उसका ग्रेडियंट कैसे निकलता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है उसका, क्या टेक्निक है ग्रेडियंट निकालने का। या ग्रेडियंट को आप बेटा स्लोप भी कह सकते हो, कैसे निकालेंगे। लेंथ, आपको जो है वो लेंथ कैसे निकालोगे, सही है, ये भी हमने पढ़ना है। अब लेंथ क्या होगी, आप बोलोगे सर ये लेंथ क्या क्या मतलब है कि लेंथ निकालनी होगी। तो हमारे पास क्या है बेटा, मैं आपको दो पॉइंट्स दे दूं कि ये लो बेटा, ये दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन का सेगमेंट बना रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है। तो आप जो है वो बेटा कैसे निकालोगे, वो हमने इस टॉपिक के अंदर सीखना होगा। एंड लेंथ के बाद हमने जो है वो मिड पॉइंट निकालना भी सीखना है, कि मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सही है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये क्या है, सही है। तो अब देखें, अब आपको मैं बेटा एक लाइन का एक सेगमेंट दे दूं, बोलूं बेटा ये इसका फर्स्ट एंड पॉइंट है, ये सेकंड एंड पॉइंट है, अब मैं बोलूं बेटा मिड पॉइंट फाइंड कर दो। इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि ये बात तो समझ में आ गई कि जितनी भी लाइन है उसके मिड में, अगर लाइन की बात करें कि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसके मिड में 10 सेंटीमीटर का मिड क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, सही है। क्यों, 10/2, सही है। मिड के लिए बीच बीच में आपने पहुंचना है, तो उसके लिए आप डिवाइड बाय 2 करोगे। तो 5 सेंटीमीटर वाले पॉइंट के, जो पॉइंट आ रहा है 5 सेंटीमीटर पे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो हम निकाल रहे होंगे। फिर इसी तरह हमने जो है वो इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ लीनियर ग्राफ्स के जो है वो इक्वेशंस बना रहे होंगे। फिर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पैरेलल लाइंस क्या होती है। और एक लाइन, अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, सेकंड लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और बोथ आर पैरेलल्स है। इसी तरह परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट के जो है वो हमारे पास दो लाइंस में से एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, और सेकंड की अगर मुझे फाइंड करनी है, और बोला जाए या तो इक्वेशन फाइंड करो या स्लोप निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, दो लाइंस पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो इस यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने स्टडी करना है, सही है। तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, यूनिट 3 हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ज्योमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें भी जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है कि यार चलो अलजेब्रा से तुम अल्लाह 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 कर करके जान छुटी है, लेकिन क्या हो गया, एक एक चीज से जान छुटती है इंसान की, तो फिर वो दूसरी चीज में फंस जाता है। तो ऐसा ही होगा इधर भी, कि जैसे ही बच्चों की जान जो है वो, स्टूडेंट्स की जान जो है वो छुटती है अलजेब्रा से, तो वो कहाँ पे आके फंस जाते हैं, वो ज्योमेट्री में आके फंस जाते हैं, सही है। तो ये जो है वो एक मसला हो जाता है। अब ज्योमेट्री को भी इंशाल्लाह आसान से आसान तरीकों से आसान करके पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना क्या क्या है, मेन ये है कौन कौन से टॉपिक्स हमने जो है वो ज्योमेट्री के अंदर स्टडी करने हैं, सही है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल क्या पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सी टर्म्स होती है, सही है। क्योंकि आगे जो है वो हम बहुत सारी टर्म्स का नाम ले रहे होंगे, अगर वो हमें पता होगा कि ये इस टर्म का ये मतलब है, तो फिर क्या होगा, इजी हो जाएगा काफी हद तक।
ज्योमेट्रिकल टर्म्स, कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल टर्म पढ़ी जाएंगी? सबसे पहले पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स किसको कैसे, किस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे? लाइन क्या होती है? प्लेन क्या होता है? पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम पीछे भी पढ़ चुके होंगे, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट भी पीछे पढ़ चुके होंगे, बस यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? दो चीजें आ गई, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखेंगे। बियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? राइट एंगल क्या होता है? एंगल की टाइप से, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंगल, इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल को इंटीरियर कहेंगे, किस एंगल को एक्सटीरियर कहेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है इसमें। सिमिलर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सिमिलर फिगर्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, स्केल फैक्टर को स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद जो है वो ज्योमेट्रिकल टर्म्स के अंदर हमने ट्राइंगल्स को पढ़ना है। फिर उस ट्राइंगल्स क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस क्या है, स्केलीन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर हम जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स में चले जाएंगे। सही है। फिर क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है, वो सारे के सारे 6 क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, वो सारे पढ़ने होंगे। स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड, कुछ भी कह लो, वो हमने पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है हम पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, नेट्स बनाएंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की। सही है। फिर नेट्स को पढ़ना है, कैसे नेट्स बनती है, ये सारी चीजें ज्योमेट्रिकल टर्म्स में। फिर जो है वो हमने पॉलीगॉन्स के अंदर भी जो है वो हमारे पास, अगर हम पॉलीगॉन्स की बात करें, तो पॉलीगॉन्स के अंदर हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इररेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। अगर मैं बात करूं पेंटागन क्या है, टाइप ऑफ पॉलीगॉन है, कैसे, कौन से, कौन सी टाइप का पॉलीगॉन है। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है, पॉली का क्या मतलब है, गॉन का क्या मतलब है, क्योंकि एक वर्ड को दो वर्ड में तोड़ दिया गया है। ये दो वर्ड्स बेसिकली मिलके एक वर्ड बना है पॉलीगॉन, तो हम उनके मतलब देखेंगे। फिर उसमें देखेंगे पेंटागन क्या है, हेक्सागन क्या है, ऑक्टागन क्या है, डेकागन क्या है, ये सारी चीजें, बहुत सारे, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, सही, ये सारे हमने पढ़ने। फिर सॉलिड, सॉलिड हमने बोला हम पढ़ेंगे, कौन कौन से सॉलिड्स पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर, पायरामिड, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे और भी बहुत से, फ्रक्टम, स्पेस, सरफेस, एज, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। सही है। हाँ, फिर हम जो है वो सर्कल की, सर्कल भी हमने ज्योमेट्री में आगे सर्कल को भी स्टडी करना है, ऐसे ही। फिर सर्कल की हमने टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना है कि सर्कल के अंदर सेंटर होता है तो वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है तो क्या होता है, डायमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, सरकमफेरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, सेमी सर्कल क्या है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये सारी चीजें हमने इस ज्योमेट्रिकल टर्म्स के अंदर स्टडी करनी है। सही है। फिर उसके बाद बेटा ये एक अच्छा खासा लंबा टॉपिक जाएगा। सही है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हम जो है वो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट के साथ। तो उसके लिए हमें दो चीजों की नीड होती है मोस्टली, एक जो है वो हमें कंपास चाहिए और दूसरा जो है वो हमें डी चाहिए होता है। सही है। रूल, हाँ, और स्केल और ये सारी चीजें तो चाहिए होती है। सही है। तो हम जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ जो है वो एंगल्स को, लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करनी है। फिर उसके बाद जो है वो स्किल ड्राइंग्स है बेटा। स्किल ड्राइंग्स के अंदर भी जो है वो हम फिर कंस्ट्रक्ट ही कर रहे होंगे रूलर की मदद से। सही है। हाँ, लेकिन स्किल ड्राइंग के अंदर बेटा हमने क्या है, हमने ऊपर एक चीज बोली थी बियरिंग्स, तो हम जो है वो इधर बियरिंग्स को जो है वो स्टडी करेंगे स्केल ड्राइंग के अंदर। सही है। फिर उसके बाद सिमिलैरिटी हमने पढ़ना है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, सही है। सिमिलैरिटी हमने बोला हम पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी, सही है। सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, फिर अगर फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास जो है वो सिमिलर फिगर्स कैसे है, वो देखेंगे। फिर जो है वो अगर सिमिलर फिगर्स है तो उनका एरिया का क्या रिलेशन है लेंथ के साथ, वो देखेंगे। वॉल्यूम का क्या रिलेशन है सिमिलर फिगर्स के अंदर लेंथ के साथ, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम जो है वो सिमेट्री को देखेंगे, सिमेट्री पढ़ेंगे। सही है। सिमेट्री में हमारे पास जो है वो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। सही है। और जो है वो हमारे पास जो है वो कैसे पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, लाइंस ऑफ सिमेट्री बनानी होंगी, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इधर। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कंप्लीटली एंगल्स के ऊपर। अब इधर जो है वो एंगल्स का गेम शुरू हो जाएगा, एंगल्स पढ़ेंगे। सही है कि पॉइंट एंगल, अगर पॉइंट पे है उसका सम ऑफ एंगल कितना होता है। सही है। स्ट्रेट लाइन का सम ऑफ एंगल कितना होगा, आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल कितना होता है, ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल कितना होता है, ये सारी चीज हमने पढ़नी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो बड़ा डिटेल में हमने एंगल्स को जो है वो इधर स्टडी करना है, और ये बड़ा मजेदार टॉपिक भी होगा। कब शुरू में जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब चीजें समझ में आ जाती है तो फिर वो जो है वो आसान लग रहा होता है।
सही है। और फिर जब हम अगला टॉपिक एंगल्स के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ेंगे तो बेटा एंगल्स हमें खुद ब खुद जो है वो आसान लगना शुरू हो जाता है। सही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें एंगल्स लगेगा ये तो जन्नती है। इसके बाद बेटा हमने सर्कल के थ्योरम्स पढ़ने हैं। सही है, ये थोड़ा सा थ्योरम देखो ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है, हर स्टूडेंट को एक नई चीज जो है वो मुश्किल ही लग रही होती है। तो ज्योमेट्री भी सबको मुश्किल लगती है, अक्सर स्टूडेंट्स को, कुछ ब्रिलियंट होते हैं उनको नहीं लगती, लेकिन फिर जैसे ही बेटा जब आप तकरीबन ज्योमेट्री पढ़ चुके होते हो तो फिर आपको जो है वो एंड में सबसे ज्यादा मुश्किल सर्कल लगता है, क्योंकि सर्कल ही मुश्किल होता है, फिर बाकी चीजें आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। सर्कल के थ्योरम्स नंबर 1 और सर्कल का थ्योरम नंबर 2, ये दो थ्योरम बेटा हमने है उसको हमने डिटेल में पढ़ना है। सही है। सर्कल थ्योरम्स 1 एंड सर्कल थ्योरम्स 2 ये दोनों हम पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री के अंदर ये सारे टॉपिक्स को हमने डील करना है। सही है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेटा टू हम ज्योमेट्री के बाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एंगल्स की मेजरमेंट है, साइड्स की मेजरमेंट है, ये सारी चीजें हमने निकालनी होगी। एरिया निकालेंगे, सही, काफी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं, वो हम इधर लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको ज्योमेट्री के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कंप्लीट, एंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या है, सिमेट्री क्या है, और सबसे पहले मेन जो है हमने ज्योमेट्रिकल टर्म्स पढ़ी होंगी। भाई ज्योमेट्रिकल टर्म्स जो है वो बहुत हल्का टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी डिटेल है, बहुत थ्योरी थ्योरी बहुत थ्योरी होगी, बहुत डिटेल्स में चीजें होंगी आपके पास कि ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या है। सही है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जो हमें मेंसुरेशन में फिर इंशाल्लाह कोई मसले नहीं आ रहा होगा। सही है। मेंसुरेशन के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है यूनिट्स ऑफ मेजर, मतलब कन्वर्जन है, यूनिट की कन्वर्जन है। यूनिट्स ऑफ मेजर, इसमें आपके पास यूनिट की कन्वर्जन आ रही है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रहे होंगे। लेंथ का एक ही सवाल के अंदर लेंथ का यूनिट मीटर भी यूज हो रहा होगा, सेंटीमीटर भी हो रहा होगा, बट आपको तो किसी एक यूनिट में चाहिए, तो आपको यूनिट की इधर कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी। यूनिट्स ऑफ मेजर मतलब कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी, लेंथ के यूनिट की कन्वर्जन होगी, एरिया के होगी, वॉल्यूम के होगी, मास के यूनिट की कन्वर्जन होगी, ये सारी चीजें होंगी। फिर इसके बाद आपने एरिया और पेरीमीटर के एरिया क्या होता है और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया कैसे फाइंड होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये सर्कल का निकालना है तो कैसे निकलेगा, कॉर्डिलेटर्स का निकालना है तो कैसे निकलेगा, सही है, एरिया। और फिर पेरीमीटर भी, पेरीमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे फाइंड होता है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। सही है, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद बेटा आपने सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। सर्कल्स में आपने जो है वो आर्क सर्कल्स को पढ़ना है, आर्क्स को पढ़ना है, उनके सेक्टर्स को पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद जो है वो आपने सरफेस एरिया पढ़ना है। सही है। सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, याद रखो बेटा ये सॉलिड ऑब्जेक्ट से निकलता है। हमने पीछे अभी पढ़े थे ना, अभी देखे इसी लेक्चर के अंदर ही कि हमारे पास जो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, सॉलिड बॉडीज को पढ़ेंगे, कौन कौन सी थी, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये बहुत सारे आपके पास जो है वो पिरामिड, प्रिज्म, ये सारे आपके पास क्या थे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो निकालेंगे, वो सीखेंगे इधर। सही है। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैसे निकलता है। सही है। सॉलिड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, तो उनका या तो सरफेस एरिया निकलता है या वॉल्यूम निकलता है। सही है। और इससे इससे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगॉन्स हो गए या ट्राइंगल हो गया, वो आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, या तो उसका सिर्फ जो है आपके पास या तो पेरीमीटर निकलता है या फिर एरिया निकलता है। सही है। चलो, फिर इसके बाद जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बाद आपने जो है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही पढ़ना है, निकालना है, लेकिन इस बार जो है वो शेप्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कंपाउंड शेप्स कहते हैं जिनको, कंपाउंड शेप्स, कंपाउंड शेप्स एंड पार्ट्स ऑफ शेप्स। सही है, ये भी कह सकते हो आप। कंपाउंड शेप्स आपके पास बेटा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स शेप्स क्यों होगा, क्योंकि एक ही शेप के अंदर, मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन है, उसमें एक से ज्यादा आपके पास जो है जो क्या आ गया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स आ गई है। सही है। एक ही शेप के अंदर ट्राइंगल भी आ रहा है आपके पास, जो है वो कोन भी आ गया, आपके पास जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स आ गए, एक से ज्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिस शेप के अंदर आ जाते हैं वो कंपाउंड शेप्स कहलाते हैं। सही है। तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें हमने जो है वो इधर डिटेल में स्टडी करनी है। तो इस तरीके से हमारा मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमने स्टडी करना है, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का। कौन कौन सा टॉपिक है, ये हमारा 6th यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी करना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज है, क्या भला है। सही है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम जो है वो
कैसे जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल हमारे पास जो है नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम बेटा ट्राइंगल्स पे इंप्लीमेंट होता है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है हमें कंप्लीटली ट्राइंगल्स को पढ़ना है, या जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम पढ़ेंगे तो उसको पहले ट्राइंगल के अंदर तोड़ेंगे, ट्राइंगल के अंदर ब्रेक करेंगे, एक से ज्यादा ट्राइंगल्स बनेंगे और फिर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगती है, सही है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तीन रेशियोज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, साइन का, कॉस का और टेन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को देखना है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता क्या है, सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में फर्क क्या है। तो ये मतलब नहीं है कि डिप्रेशन का जब एंगल पढ़ रहे हैं तो उस वक्त डिप्रेशन में आ जाए, ऐसा कोई मसले, ऐसी कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना होगा, ये दोनों एंगल्स को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है ये सीखेंगे, सही है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, या एंगल ऑफ एलिवेशन, या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कौन से टाइप के आपके पास उस पे लग रहा होगा। मैंने बोला ट्राइंगल्स पे इंप्लीमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तीनों चीजें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल पे इंप्लीमेंट होती है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, या एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन और निकाल सकते हो, सही है। राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अगर आप बोलो सर अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है फिर क्या करें, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई भी ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, या कोई और ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो बेटा आपके पास, इक्विलेटरल कोई भी ट्राइंगल है, या फिर आप ये कह लो कि आइसोसेलेस है, ये स्केलीन है, तो ये सारे के सारे ऑब्लिक ट्राइंगल्स कहलाते हैं, जिसको आप नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स कह सकते हो। अगर वो ट्राइंगल आ गया तो फिर ये तीनों मेथड्स तो नहीं लग रहे, इन तीनों में से कोई भी नहीं लग रहा, तो अब क्या करेंगे बेटा, फिर हम इधर जो है वो डिफरेंट रूल्स यूज करेंगे। साइन रूल है हमारे पास, कोसाइन रूल है, ये हमने जो इम्प्लीमेंट करना होगा, सही है। और भी रूल्स होते हैं बट हम साइन और कोसाइन पे फोकस करेंगे क्योंकि कोर्स के अंदर हमारे पास यही है। इसी तरह अगर मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं एरिया निकालना है मुझे ट्रायंगल का, ऊपर हम पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल ऑफ एरिया, ट्रायंगल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है हमारे पास, सारी चीजें हैं, हम पढ़ेंगे देखेंगे। बट अगर वो जो फॉर्मूले के अंदर अगर मेरे पास वो बोल रहे हाइट होनी चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए और बेस होनी चाहिए, मेरे पास जो है वो इसकी हाइट और बेस नहीं है, बल्कि साइड्स की लेंथ मुझे अगर गिवन दे दी जाए, फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, अगर आपके पास हाइट और बेस नहीं है उसकी ट्रायंगल की, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा अगर कोई और ट्रायंगल होगा तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे उस ट्रायंगल का, वो हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही सीखेंगे, सही है। ये ऑब्लिक ट्रायंगल्स के लिए है। अच्छा, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री को थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना है। लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होगा, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर इस बाद हमसे ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम और ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है जो हमने ऊपर जितनी भी पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में कैसे इंप्लीमेंट होगी वो हमने पढ़ना है, वो सारी चीज हमने इधर देखनी है, तो सही है। तो क्या हुआ हमारे पास जो है वो ये दो चीजें जो थी, कोसाइन रूल, साइन रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, जिसको आप ऑब्लिक ट्राइंगल भी कह सकते हो, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, सही है। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करने वाले हैं, और वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेक्टर्स, सही है। ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर्स में हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वेक्टर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वेक्टर्स, दो दो चीजें इसमें ना, दो टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर बेटा, नेम के अंदर ही दो टॉपिक्स आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और दूसरा आपके पास वेक्टर आ रहा है। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर वन, इसकी डिफरेंट टाइप्स की हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया, क्या मतलब है, सही है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन से तो दिमाग में ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, वो अपनी जगह से हिलेगा, सही है। जहां पे वो है
अब उसने वहां पे नहीं रहना है, वो अपनी जगह से हिल के कहीं दूसरी जगह पे चला गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब कितने तरीकों से ट्रांसफॉर्म हो सकता है? एक होता है, हो सकता है रिफ्लेक्शन हो जाए, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाए, रोटेट कर जाए, रोटेशन मीन सर्कुलर पाथ में मूव कर जाए, सही है, रोटेशन कर जाए, रोटेट कर जाए, वो हम सीखेंगे। इसके बाद इनलार्जमेंट हो जाए, बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, सही है, इनलार्ज हो जाए, इनलार्जमेंट। इसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होगा? अप मूव कर गया, डाउन मूव कर गया, आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट राइट मूव कर गया, लेफ्ट मूव कर गया, ट्रांसलेट कर गया, सही है। ट्रांसलेशन मींस मूवमेंट इन वन डायमेंशनल, सही है, ट्रांसलेशन हो गया। तो ये सारे टाइप्स की हमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़नी है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स इन 2D, वेक्टर्स इन टू डायमेंशंस पढ़ेंगे, वेक्टर्स को स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है, बट टू डायमेंशनल, सही है। मतलब वेक्टर्स के अंदर आपके पास एक्स आ रहा होगा और वाई, कोई भी दो अल्फाबेट्स आ रहे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, दो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, सही है। टू डायमेंशनल वेक्टर्स को स्टडी करना है कि वो कैसे ऐड होंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर किसी भी स्केलर नंबर को हमें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो हम कैसे करेंगे? ये काफी आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये भी अच्छा छोटा सा एक टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर है अगर बोला जाए बेटा, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर के ऑपोजिट क्वांटिटी कौन सी होती है, सही है। वेक्टर के ऑपोजिट क्या चीज होती है वो देखेंगे। फिर वेक्टर 2D में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद वेक्टर ज्योमेट्री आ जाएगी, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इस यूनिट का, इस टॉपिक का बेटा। हमारे पास लास्ट सब टॉपिक है वेक्टर ज्योमेट्री, सही है। वेक्टर ज्योमेट्री के अंदर जो है वो हमने वेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना होगा लाइन सेगमेंट बना के, लाइंस की सूरत में वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। किस तरीके से हम जो है वो वेक्टर्स को सम और डिफरेंस कर सकते हैं, सही है, वो हमने देखना है। अगर एक ही प्लेन के ऊपर आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, कब ऐड होंगे, कब सब्ट्रैक्ट होंगे, ये मेन होगा, सही है। यूज वेक्टर्स टू रीजन एंड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। आप जो है वो क्या करोगे? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को वेक्टर्स की मदद से कैसे सॉल्व करोगे, सही है। इसमें पोजीशन वेक्टर वाला एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और लास्ट ईयर जो भी पेपर हुआ उसमें भी आया हुआ था, सही है। तो अच्छा बेटा, ये फिर हमने ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो हमारे पास वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा है प्रोबेबिलिटी। बड़ा मजेदार टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी की। शुरुआत में तो ये हो सकता है मुश्किल लगे, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही प्रोबेबिलिटी पे ग्रिप मजबूत होगी, अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो फिर इसमें मजा आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखना होगा, सही, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, सही है। फिर उसके बाद हम जो है वो रिलेटिव, रिलेटिव एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, ये सारी चीज हमने स्टडी करनी होगी। फिर इसके बाद जो है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी देखेंगे इसमें, सही है। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। आपके पास कंबाइंड इवेंट्स हो रहे हैं, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ये हमने इधर पढ़ना होगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स, कंबाइंड इवेंट्स, कंबाइंड इवेंट्स की हमने जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी को पढ़ना होगा, कैसे निकलती है वो देखेंगे। सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है, सैंपल स्पेस देखेंगे, सही है। सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है, सैंपल स्पेस की डायग्राम कैसे बनेगी वो हमने इधर पढ़ना होगा। फिर वैन टी डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, टी डायग्राम कैसे बनती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। और प्रोबेबिलिटी के अंदर बेटा जो है वो आप क्या बनाते हो, एक और चीज, वैन डायग्राम, जो आपने इससे पहले कहाँ पे स्टडी किया हुआ होगा, सेट्स के अंदर, सही है। तो आपको ये पता होगा कि वैन डायग्राम बनती कैसे है, बट उसको प्रोबेबिलिटी के अंदर कैसे यूज करना है, कैसे वैन डायग्राम की मदद से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें हमने इधर स्टडी करनी होगी। अच्छा, फिर अब जो है वो यहाँ पे हमारा यूनिट 8, टॉपिक 8 भी खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने लास्ट यूनिट की तरफ, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हमारा कौन सा होगा, स्टैटिस्टिक्स का। तो ये भी एक जो है वो बड़ा थोड़ा सा टॉपिक होगा, इसमें भी काफी चीजें हमने स्टडी करनी है, स्टैटिस्टिक्स,
अच्छा बेटा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपके पास? बेटा डेटा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सही है। आपके पास जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो भी डेटा है आपने उसको कलेक्ट किया है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है कि कौन सा, अगर डेटा इस वे से कलेक्ट किया जा रहा है, इस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है तो किस टाइप का है, अगर डेटा ऐसे कलेक्ट हो रहा है तो किस टाइप का है। सही है, डेटा की कलेक्शन हो जाएगी, फिर उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस है। उन एनालिसिस को करने के लिए बेटा जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज किए जाएंगे। सही है। और ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, ये बेटा वाहिद ऐसा टॉपिक है मैथ्स के अंदर जो दुनिया में कोई भी किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, पूरी दुनिया के अंदर आप कोई भी फील्ड ले लो, आप मेडिकल की फील्ड ले लो, आप इंजीनियरिंग की फील्ड ले लो, आप आईटी की फील्ड सेलेक्ट कर लो, आप कॉमर्स की फील्ड सेलेक्ट कर लो, इवन आप आर्ट्स की कोई भी फील्ड ले लो, आप जो फील्ड लेना चाहते हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप जाओ, कोई मसला नहीं है। बट स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आपने पढ़ना ही पढ़ना है अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। सही है, मिनिमम मिनिमम एक कोर्स तो आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना होता है। अगर आप उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लोगे अपने ओ लेवल्स के अंदर, उसकी अच्छी सी बेस बना लोगे, हो सकता है आप जो है वो आगे जाके मैथ्स ना लो, आप जो है वो हो सकता है कि आगे आप मेडिकल में जाओ या कॉमर्स में जाओ, तो आपका मैथ्स से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, आपको नीड नहीं है मैथ्स लेने की, तो वहां पे जो है वो आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ लोगे तो आप जब भी अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जाओगे, इनरोल होगे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया में, तो आपने मिनिमम लाजमी है, कंपलसरी होता है कि स्टैटिक्स का एक कोर्स आपको पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी आपके पास जो है वो फील्ड है, डिपार्टमेंट्स है, जो भी काम कर रहे होते हैं, हर जगह डेटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, और फिर उनके ऊपर जो है वो उनकी एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट को टूल्स को यूज किया जाता है। सही है। एनालिसिस करने का मकसद क्या होता है? ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके कि हमारे को अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऊपर लेके जाना है, और जो नीड्स है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का जो है वो क्या काम होता है, वो इंसानों को जो है वो अपनी सर्विसेज दे रही होती है किसी ना किसी सूरत के अंदर। तो उनका मकसद ये होता है कि वो डेटा को एनालिसिस करके अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 10 ईयर्स के लिए, अपने अगले सालों के लिए प्रिडिक्शन उनके पास हो जाए कि हम कैसे लोगों को अपनी सर्विसेज जल्दी और आसानी के साथ प्रोवाइड कर सके, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। सही है। तो इस वजह से स्टैटिस्टिक्स का बड़ा रोल है दुनिया के अंदर, और इसको सीखना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना जल्दी आप उसको पिक कर लोगे, अच्छे तरीके से सीख लोगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। चलो, अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ना क्या है? सबसे पहले नंबर वन बेटा, हमने सबसे पहले क्लासिफाइंग स्टैटिस्टिकल डेटा, कि हम जो है वो किस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्टैटिक्स के अंदर डेटा है, उसको किस तरीके से, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। सही है ना, कि अगर यहाँ से इस सोर्स से डेटा मुझे मिल रहा है या इस पर्टिकुलर सोर्स से मिल रहा है, तो ये कौन सी टाइप का डेटा कहलाएगा। सही है, उसको क्लासिफाई करना है, स्टैटिस्टिकल डेटा। सही, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं। नंबर नेक्स्ट पेज के बाद हमने पढ़ना है इंटरप्रेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। इंटरप्रेट करेंगे उसको। सही है, उसकी एनालिसिस करेंगे। सही है। कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है इसमें देखेंगे, टेबल्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से। सही है। तो और डिफरेंट टूल्स है, कौन कौन से टूल्स है, किन किन टूल्स की मदद से, मदद लेके हम जो है वो डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारा हमने इधर देखना होगा। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है एवरेजेस एंड मेजर्स ऑफ स्प्रेड। सही है, एवरेजेस एंड मेजर्स ऑफ स्प्रेड। इसके अंदर जो है वो हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं? मीन डिफाइन करना है, मीन निकालते हैं, मॉड है, रेंज है। सही है, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने ग्रुप डेटा का, ग्रुप डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप कंटिन्यूस डेटा, ये क्या होता है। सही है, ये भी देखेंगे। और फिर इसके हम मीन कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। सही है। आइडेंटिफाई करना होगा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से कि मॉडल क्लास कौन सी है, मॉड कैसे निकलता है, वो सारी चीज हमने इधर पढ़नी होगी। फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, स्टडी करना है, वो हमारे पास होगा स्टैटिस्टिकल चार्ट्स एंड डायग्राम। सही है, चार्ट्स की मदद से, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स एंड डायग्राम्स। सही है, चार्ट्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है वो हम देखेंगे, डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। सही है, वो सारी चीजें, इन चार्ट्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है, इन डायग्राम्स को बनाए कैसे जाते हैं, वो हमने देखना है। कौन कौन सी है, अगर हम देखें, हम बात करें कि हमने कौन कौन सी डायग्राम्स को इधर देखना है, तो हमारे पास बेटा
जाएगा, बार चार्ट आ जाएगा। बार चार्ट क्या होता है, वो कौन से टाइप के डेटा को जो है वो एनालिसिस करता है, कैसी चीजें हमने पढ़नी है, और पिक्टोग्राम है। चाहिए इसके बाद जो है वो इस सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हैं। तो एक जो है वो ये डिटेल जो है वो आपके पास कोर्स होता है मैथ्स का ओ लेवल्स के अंदर, सही है। जीसीई का ये ओ लेवल्स का, ये जो हम कहते हैं ना कि ओ लेवल्स का मैथ्स का कोर्स है, 4024 इसका कोर्स कोड है, ये जीसीई बोर्ड के अंदर है, सही है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, सही है। चलो फिर जो है वो हमने ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, चार्ट्स और डायग्राम्स में। फिर इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ना है, एक और टॉपिक पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कैटर डायग्राम्स। कौन सा है? स्कैटर डायग्राम्स। स्कैटर डायग्राम्स क्या होती है, ये स्कैटर डायग्राम बनती कैसे है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इसमें बेस्ट फिट ऑफ लाइन क्या होता है, बेस्ट फिट ऑफ लाइन क्या बनती है, स्कैटर डायग्राम का अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, कोरिलेशन क्या होता है, जीरो कोरिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज हमने पढ़नी होगी इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या होती है, किस टाइप के डेटा को वो एनालिसिस करती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज हमने पढ़नी है। फिर इसके बाद जो है वो हमने इसमें हिस्टोग्राम्स कर्व की बात करनी है, सही है। हिस्टोग्राम कर्व कैसे बनता है हमारे पास, ये सारी चीजें हमने देखनी है। हिस्टोग्राम्स, सही है। हिस्टोग्राम्स कैसे बनते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़े होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स को देखना है। उसमें हम क्वार्टाइल्स को देख रहे होंगे। क्वार्टाइल्स क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज तो सुना है, परसेंटाइल्स क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है, सही है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, सही है। ये सारी चीजें हमने पढ़नी होगी इधर। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो ये हमारा जो ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक था, लास्ट यूनिट था, चैप्टर नंबर 9 था, ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके होंगे, तो हमारे पास जो है वो बच्चों ओ लेवल्स के मैथ्स का, जीसीई मैथ्स का जो है वो, जिसका कोर्स कोड 4024 है, उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो है वो इनशाला फिर जो है वो अच्छे तरीके से अगर हमने पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस की होगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होंगे दिमाग में, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस की, पास पेपर्स की प्रैक्टिस होगी, ट्रॉपिकल पास पेपर, ईयरली पास पेपर, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और फिर अच्छे ग्रेड्स आएंगे। चलो, ये तो हमने टॉपिक्स की बात कर ली कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी चीजें देखनी। अब हम बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर किस तरीके से आता है, कितने पेपर्स आते हैं, वो सारी चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। देखो, एक चीज याद रखो बेटा, कैम्ब्रिज के अंदर जो है वो, जीसी के अंदर आपके पास जो है वो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया इतना परसेंट आएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा, ऐसा कुछ भी कोई जो है वो फिक्स नहीं होता है। किसी भी टॉपिक से उसकी मर्जी है, कभी ज्यादा दे देगा, किसी टॉपिक से कम दे देगा, किसी टॉपिक से, और लास्ट ईयर जिससे ज्यादा दिया उससे कम कर देगा। अब हो सकता है कि किसी टॉपिक से आपको 2 मार्क्स का आ जाए और नेक्स्ट ईयर जो है वो उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो ये डिपेंड करता है, पेपर पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता। बट बच्चों याद रखो, आपके पास जो है वो दो पेपर्स आपको देने होते हैं, एक होता है पेपर वन और दूसरा बेटा आपके पास होता है पेपर 2। दो पेपर्स आपने जो है वो जीसीई के अंदर, मैथ्स के अंदर देने होते हैं। बेटा पेपर 1 जो होता है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, नो कैलकुलेटर, इसमें आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। इसमें ये विदाउट कैलकुलेटर वाला पेपर है, इसमें आपके पास जो है वो विद कैलकुलेटर है। पेपर 2 के अंदर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, तो आपके पास जो है वो बेटा पेपर 2 में कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है, तो इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, सही है। अच्छा, पेपर 1 बेटा आपके पास जो है वो 2 आवर्स का होता है, जो अभी न्यू पैटर्न आया है 2025 से इम्प्लीमेंट हुआ है, हम उसी की बात कर रहे हैं, सही है। पेपर 2 भी बेटा आपके पास 2 आवर्स का ही होता है, सही है। पेपर 1 बेटा आपके पास इसके 100 मार्क्स है टोटल, और पेपर 2 के भी बेटा आपके पास 100 मार्क्स की है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों पेपर्स में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। पेपर पेपर 1 जो है वो बेटा आपका 50% इंक्लूड होगा आपका रिजल्ट बनाने में, थ्रेशोल्ड बनने में। और पेपर 2 भी बेटा आपके पास जो है वो 50% ही इंक्लूड होता है
थ्रेशोल्ड बनाने में, आपका रिजल्ट मेकिंग में, रिजल्ट बनाने में। सही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पेपर वन में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसमें ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, पेपर टू थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, मतलब कि थोड़े से उसमें नंबर कम होते हैं, या रिवर्स कर लो, तो इससे कोई आपको इतना डिफरेंस नहीं होगा। आपके जो भी नंबर्स आएंगे पेपर वन में और पेपर टू में, दोनों को ऐड किया जाएगा। सही है। और फिर डिवाइड बाय टू कर दिया जाएगा, तो आपका जो है वो मार्क्स निकल के आ गए 100% में से, आपका थ्रेशोल्ड बन जाएगा। सही है बेटा। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्या होता था कि आपके पास जो पेपर वन जो है वो 80 मार्क्स का, 75 मार्क्स का होता था, और पेपर टू 75 मार्क्स का होता था पेपर वन, पेपर टू जो है वो 100 मार्क्स का होता था। 2024 से बियॉन्ड, पहले 2024 और इससे बिफोर ऐसे ही होता था। तो जब 175 मार्क्स, 180 मार्क्स हो गए आपके पास, फिर जब थ्रेशोल्ड निकाला जाता था वो 200 मार्क्स से निकाला जाता था। उसके बाकी जो नंबर रहते थे, तो वो पेपर वन के आपके जो नंबर्स बनते थे उसी की मेकिंग के ऊपर, उसी के जो है वो क्या कहते हैं, आपके जितने नंबर बने हैं उसी बिहाफ पे आपको उतने नंबर मिल जाएंगे, और फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पेपर वन जिसका अच्छा नहीं होता था, खराब होता था, तो फिर जो है वो उसके लिए मसला होता था, उसका थ्रेशोल्ड नीचे गिरता था। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई मसले की बात नहीं रही। अब दोनों पेपर्स का जो है वो थ्रेशोल्ड बनाने में पार्ट इक्वली है, 50-50%। सही है। दोनों 2-2 घंटे के होते हैं, 100-100 मार्क्स के होते हैं। पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, पेपर वन टू में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो पेपर वन में बेटा वो क्वेश्चंस नहीं देगा जिसमें जो है वो कैलकुलेटर की जरूरत होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, आप ये कह लोगे साइन रूल कोसाइन रूल वाले सवाल हो गए, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले हो गए। सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे सवाल हैं, या और भी टॉपिक्स के अंदर है जिसमें जो है वो कैलकुलेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है, कैलकुलेट करना विदाउट कैलकुलेटर मुश्किल होता है, तो वो पेपर टू के पेपर वन के अंदर वो टॉपिक्स नहीं आएंगे। सही है। बाकी वो पेपर वन और टू में कुछ भी आपको दे सकता है, पूरी जो भी सिलेबस कंटेंट है उसमें से। सही है बच्चों। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, पेपर का जो है वो पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, टॉपिक्स का ओवरव्यू, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सब टॉपिक्स है, क्या क्या पढ़ना है ओ लेवल जीसी मैथ्स के अंदर, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो लेक्चर को। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और फिर जो है वो हम अपना कोर्स को आगे परस्यू करेंगे, और अपना नंबर्स का जो हमारे पास चैप्टर है, टॉपिक, हम उसको स्टडी करेंगे। उसके सारे सब टॉपिक्स इंशाल्लाह एक एक करके हमने जो है वो स्टडी करने हैं। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।